नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं जो आपके भेजे गए मैप एंड माइक पॉडकास्ट के हिस्सों से उभरा है। हाँ। सवाल ये कि क्या ईरान मतलब अमेरिका और इजराइल के साथ जो ये तनाव चल रहा है, क्या इसमें बिना सीधी जंग लड़े भी जीत सकता है? हाँ, ये सवाल इस वक्त बहुत मौजू है। हम देख ही रहे हैं कि मध्य पूर्व में हालात कैसे हैं। काफी नाजुक। बिल्कुल। ईरान ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, मिसाइलें और अपने प्रॉक्सीज भी, जैसे हिजबुल्लाह है लेबनान में, यमन में हूती। हाँ, वो हथियारबंद समूह जो ईरान की तरफ से लड़ते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़े, बमवर्षक सब भेज दिए हैं। सही। लेकिन मैप एंड माइक का विश्लेषण एक अलग पहलू दिखा रहा है जी? कि आज की लड़ाई सिर्फ तोपों और टैंकों की नहीं रह गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। साइबर दुनिया है, तेल के बाजार हैं, यहां तक कि ग्लोबल ओपिनियन, दुनिया भर में लोगों की सोच, वो भी एक मैदान है। तो सवाल ये है, क्या ईरान इन दूसरे मैदानों पर जीत सकता है? हाँ, और यही इस विश्लेषण का सबसे रोचक हिस्सा है। स्रोत कहता है कि ईरान की जीत का मतलब शायद वो पारंपरिक मिलिट्री वाली जीत ना हो, अच्छा। बल्कि अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल करना, भले ही वो अस्थिरता फैलाकर हो। ठीक है, तो कैसे? मतलब क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका तो है प्रॉक्सी का इस्तेमाल, जैसे हिजबुल्लाह है, हूती हैं, ये गुट बहुत ताकतवर हैं। हाँ। अगर ये पूरी क्षमता से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर दबाव बनाए, तो ये उनके लिए कई मोर्चों पर एक बड़ी चुनौती होगी। ये बात तो है। लेकिन क्या स्रोत ये बताता है कि ईरान का इन पर कंट्रोल कितना है? मतलब क्या ये हमेशा वही करेंगे जो ईरान चाहेगा? देखिए, ये एक वैलिड सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर कंट्रोल की मुश्किलों पर ज्यादा नहीं कहता, पर उसका जोर इस बात पर है कि इनकी मौजूदगी ही, इनकी एक्शन लेने की क्षमता, ये अपने आप में एक बड़ा हथियार है। अच्छा। शायद मकसद पूरी जीत ना हो, बस विरोधी को उलझाए रखना हो, थकाना हो। लगातार परेशान करना। और दूसरा तरीका, स्रोत साइबर हमले की बात करता है। आजकल ये कितना कितना खतरनाक हो सकता है? ओह, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सोचिए, अगर किसी देश का पावर ग्रिड ठप हो जाए, पानी सप्लाई रुक जाए या बैंकिंग सिस्टम पर हमला हो जाए। हाँ। स्रोत इशारा करता है कि ईरान के पास ऐसी क्षमताएं हैं। इससे सिर्फ सेवाएं ही नहीं रुकेंगी, आम लोगों में डर फैलेगा, अविश्वास बढ़ेगा। हाँ, और वो किसी भी सरकार के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। ये सोचना ही डरावना है कि एक साइबर हमला कितनी आसानी से जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर सकता है। सही बात है। और फिर वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य वाली बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी। दुनिया का करीब 20% तेल वहीं से। हाँ, बिल्कुल। 20% तेल, ये ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा आर्थिक हथियार है। जबरदस्त। कैसे? अगर ईरान इस रास्ते को बंद करने की सिर्फ धमकी भी दे दे या कुछ टाइम के लिए बंद कर दे, तो सोचिए क्या होगा। दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। हाँ, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। बिल्कुल, हड़कंप मचाएगा और पश्चिमी देशों पर जाहिर है जबरदस्त दबाव पड़ेगा। इसके अलावा स्रोत गठबंधनों की बात भी करता है, जैसे चीन, रूस, उत्तर कोरिया। ये सीधे तो नहीं लड़ेंगे शायद, पर इनका सपोर्ट कितना मायने लग सकता है? काफी मायने रख सकता है। स्रोत के मुताबिक ये देश ईरान को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, आर्थिक मदद, और इससे भी ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल सपोर्ट। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया तो उसे रोक दिया। अच्छा, वीटो कर दिया। हाँ, ये ईरान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाता है, एक तरह का डिप्लोमेटिक शील्ड। समझ गए। तो कई लेयर्स हैं स्ट्रैटेजी में। और एक आखिरी तरीका जो शायद सबसे इनडायरेक्ट है, पश्चिमी देशों में जन दबाव। हाँ, ये भी बहुत अहम है। अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है, जाने जाती हैं, पैसा लगता है, हाँ, तो अमेरिका और इसराइल जैसे जो डेमोक्रेटिक देश हैं, वहां सरकारों पर अपनी ही जनता का दबाव बढ़ने लगता है। लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, युद्ध का विरोध होता है। और अगर इस दबाव में आकर सरकारों को पीछे हटना पड़े या अपनी पॉलिसी बदलनी पड़े, तो ईरान इसे अपनी जीत की तरह पेश कर सकता है। तो चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ईरान इन तरीकों से कामयाब हो जाता है, एक तरह की भू राजनीतिक जीत हासिल कर लेता है। तो स्रोत के हिसाब से दुनिया कैसी दिखेगी? मध्य पूर्व पर क्या असर पड़ेगा? स्रोत का नजरिया तो काफी गंभीर है। वो कहते हैं कि सऊदी अरब, यूएई जैसे देश जो पारंपरिक रूप से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं, हाँ, वो शायद ईरान के बढ़ते असर को देखकर अपनी नीतियां बदलें, या कम से कम ईरान के साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है ईरान की तरफ। और इजराइल और अमेरिका का क्या? इजराइल के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा, सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी। उनकी जो एक अजेय होने की इमेज है, हाँ,
उस पे असर पड़ेगा। बिल्कुल, उससे नुकसान पहुंचेगा और अमेरिका के लिए ग्लोबल स्टेज पर उसकी साख पर सवाल उठेंगे। उसके जो सहयोगी हैं उनका भरोसा कम होगा और उसके विरोधी जैसे चीन, रूस, वो शायद और हावी होने की कोशिश करें। और ईरान खुद? स्रोत के मुताबिक ईरान खुद को एक हीरो की तरह पेश कर सकता है, पश्चिमी ताकतों को चुनौती देने वाला, खासकर मुस्लिम दुनिया में। अच्छा। और ये भी मुमकिन है कि वो इस स्थिति का फायदा उठाकर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेजी से आगे बढ़ाए। लेकिन इसकी संभावना कितनी है? क्या स्रोत इसे मुमकिन मानता है? मतलब असल में ऐसा हो पाना? देखिए, अगर हम सीधी मिलिट्री जीत की बात करें तो वो लगभग नामुमकिन है। अमेरिका और इजराइल की सैनिक ताकत बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये तो साफ है। लेकिन जैसा स्रोत बार बार कह रहा है, ये सीधी लड़ाई की बात ही नहीं है, बात है टिके रहने की। अगर ईरान लंबे समय तक टिका रहता है, अस्थिरता फैलाता रहता है और दुनिया को, चाहे वो बातचीत की मेज हो या कुछ और, अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर देता है, तो भू राजनीतिक नजरिए से इसे ईरान की जीत माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर मैप एंड माइक के इस विश्लेषण से जो मुख्य बात निकल रही है वो ये है कि सीधी सैन्य जीत भले ही मुश्किल हो, हाँ, बहुत मुश्किल, लेकिन ईरान के पास खेल को बदलने के, अपने विरोधियों को थकाकर अस्थिर करके जीतने के कई रास्ते हो सकते हैं और इसके नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले होंगे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आज के दौर में संघर्ष कितने जटिल हो गए हैं, लड़ाई के मायने बदल रहे हैं। सही कहा। और इसी नोट पर हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं, पर श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि आज की दुनिया में किसी संघर्ष में सिर्फ डटे रहना और अपने दुश्मन को लगातार परेशान करते रहना, क्या यही जीत की एक नई परिभाषा बन जाए? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।